हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो एसएससी जे 2024 का सीबीटी 1 का एग्जाम हो चुका है। आंसर की भी आ चुकी है, एसएससी ने आंसर की भी जारी कर ली थी। आप लोगों ने सबने मार्क्स बना लिए हैं। जिन्होंने मार्क्स देख लिए, जिनके अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, उन लोगों ने तो सीबीटी 2 की तैयारी भी शुरू कर दी, क्योंकि 45 से 60 डेज के अंदर आपको सीबीटी 2 का एग्जाम देखने को मिलेगा। कुछ दिनों में रिजल्ट भी आ जाएगा, जो सीबीटी 1 का रिजल्ट है वो भी आ जाएगा। तो जोरों शोरों से लोगों ने तैयारी शुरू कर दी है। कुछ लोग न्यू कमर्स हैं जो एसएससी जे 2025 देना चाहते हैं, या कुछ लोग रिपीटर्स हैं जो देना चाहते हैं एग्जाम, जो एसएससी 2025 देना चाहते हैं, नेक्स्ट सेशन के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं। तो इस एग्जाम की क्या रिक्वायरमेंट है, क्या क्राइटेरिया है, क्या एलिजिबिलिटी है, सब बेसिक से लेके एडवांस तक हम इस एग्जाम के बारे में आज अच्छे से समझेंगे। तो एसएससी जे 2025 की बात करते हैं हम, अगर तो हम देखें इस एग्जाम की क्या रिक्वायरमेंट है। सबसे पहले बात कि इस एग्जाम का नेचर कैसा। अगर इस एग्जाम के नेचर की बात करें तो ये हमारा सीबीटी एग्जाम होता है। पहले क्या होता था कि पहला जो पेपर होता था, जो पहला पेपर होता था 2022 तक, वो सीबीटी होता था, मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता था। लेकिन अब उसके बाद से हमारे दोनों ही पेपर, जो पेपर 1 है और पेपर 2 है, ये जो सीबीटी 1 होता है और ये हमारा होता है सीबीटी 2, पहले सब्जेक्टिव पेपर होता था। तो इसके बाद इन दोनों के ही मार्क्स से हमारी मेरिट लिस्ट बनती है, मतलब दोनों के ही मार्क्स इंपॉर्टेंट है। कितने एग्जाम्स होते हैं, इनफैक्ट यूपीएससी तक होता है जिसमें प्रीलिम्स के मार्क्स जोड़े नहीं जाते। तो बहुत सारे एग्जाम होते हैं, इनफैक्ट एसएससी में भी बहुत सारे एग्जाम होते हैं जो एसएससी और एग्जाम को कंडक्ट कराता है, वहां पर प्रीलिम्स के मार्क्स नहीं जोड़े जाते। लेकिन यहाँ पर जो इंजीनियरिंग, जो जेई का एग्जाम है, उसमें हमारे जो प्रीलिम्स के मार्क्स है वो भी ऐड किए जाते हैं। और जो सीबीटी 2 मार्क्स है, जो हमारा प्योर टेक्निकल सब्जेक्ट है, चाहे वो इलेक्ट्रिकल हो, सिविल हो या मैकेनिकल हो, उन तीनों सब्जेक्ट में सेम क्राइटेरिया चलता है। तो दोनों के मार्क्स जोड़कर एक मेरिट लिस्ट बनाई जाती है। वहीं पर अगर हम बात करते हैं, दोनों ही हमारा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। अगर यहाँ पे बात करें एग्जाम पैटर्न की, तो जब सीबीटी 1 की बात करते हैं, सीबीटी 1 की बात करते हैं, तो प्योर टेक नहीं होता है, इसमें दोनों चीज कंबाइन है। हमारा क्या है, जीएस देखने को मिलेगी, आपको रीजनिंग देखने को मिलेगी। तो जीएस देखने को मिलेगी, रीजनिंग देखने को मिलेगी, और उसके साथ आपको देखने को मिलेगा टैग। जो टैग है वो देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर भी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जीएस के आपको 50 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जिसमें आपका पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और साइंस का जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ है, करंट अफेयर्स सब आ जाता है। तो अगर जीएस की बात करते हैं, जीएस की अगर हम बात करें, जीएस की बात की जाती है, तो यहाँ पर जो बेसिक हमारी जनरल स्टडीज है, जैसे कि जियोग्राफी हो गया, हमारा पॉलिटी हो गया। सबसे इंपॉर्टेंट है पॉलिटी। पॉलिटी की क्वेश्चंस इजी होते हैं और नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी ज्यादा देखने को मिलते हैं। वहीं पे इकोनॉमिक्स देखने को मिलती है आपको, हिस्ट्री भी एंशियंट देखने को मिलती है, मिडिवल देखने को मिलती है, और हमारी मॉडर्न हिस्ट्री देखने को मिलती है। आपको यहाँ पर देखने को मिलता है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स का बहुत ज्यादा वेटेज होता है। तो करंट अफेयर्स की वीडियोस जो है आप हमेशा डेली देखें या फिर वीकली बेसिस पे तो देख ही लिया करिए, क्योंकि उससे आपको एक बेसिक आइडिया लगता रहेगा। तो सबसे बेस्ट करंट अफेयर को प्रिपेयर करने का तरीका है कि आप या तो डेली वीडियोस देख लीजिए, या फिर आप वीकली देख लीजिए, और फिर मंथ में एक बार उसे रिवाइज कर लीजिए। तो उससे आपको एक बार याद रहेगा, क्योंकि ये बेसिक चीज है। करंट अफेयर का जो डाटा है वो याद नहीं रहता, बस ये कि जब हमारे पास ऑप्शन आते हैं तो हम उसे एलिमिनेट कर सके। तो करंट अफेयर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वहीं पर अगर हम बात करें तो हमारी बायोलॉजी से पूछा जाता है। वहीं पे हमारा जो बायोलॉजी का है वेटेज वो बहुत ज्यादा है, जिसमें भी जो हमारा प्लांट किंगडम होता है, एनिमल किंगडम होता है, वहां से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। फिजिक्स और जो केमिस्ट्री है, अब साइंस बैकग्राउंड से होते हैं, तो बेसिकली अब यहाँ पर ये हमें एज मिल जाता है। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के लिए एज मिलता है। पॉलिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉलिटी से बहुत ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अमेंडमेंट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो हमारे फंडामेंटल राइट है, फंडामेंटल ड्यूटीज है, ये सब इंपॉर्टेंट चीजें हैं और ये बेसिक क्वेश्चन इनसे पूछे जाते हैं। तो पॉलिटी भी ईजी है हमारे लिए। वहीं पर अगर रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग की 1 घंटे प्रैक्टिस करना इंपॉर्टेंट है। तो एग्जाम से 1 महीने पहले, 2 महीने पहले 1 घंटा प्रैक्टिस करना स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर आप न्यू बिगनर हैं तो आपको बिल्कुल स्टार्ट कर देना चाहिए। पहली बात तो इसको पूरा समझना पड़ेगा, पूरी जो टॉपिक है उसको समझिए, फिर उसके क्वेश्चन लगाइए, पीवाईक्यू लगाइए, क्योंकि रीजनिंग को अगर आपने छोड़ा तो मैं बता रही हूँ 45 प्लस मार्क्स से स्कोर करेंगे तो आपका सीबीटी बनकर स्कोर इंक्रीज हो जाएगा। सीबीटी बनकर स्कोर इंक्रीज करने से ये खास बात होती है, एक तो कट ऑफ के लिए हमें परेशान नहीं होना पड़ता। अगर 120 प्लस मार्क्स आ रहे हैं तो बिल्कुल आप शॉर्ट सीबीटी 2 के लिए प्रिपेयर आराम से कर सकते हो। तो इसलिए अगर सीबीटी 1 में मार्क्स इंक्रीज करने हैं, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ हमें क्लियर तो नहीं करना, मेरिट लिस्ट बनती है तो वहाँ पे ऐड भी होते हैं। तो 45 मार्क्स प्लस अगर रीजनिंग में आप ला सकते हैं तो
बहुत ही उम्दा है, उसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि कुछ क्वेश्चन मिरर वाले क्वेश्चन होते हैं, कुछ जो होते हैं वो ईजिली बन जाते हैं, लेकिन प्रैक्टिस करने से क्या होता है कि आपकी टाइम टेकिंग जो है, जो टाइम लग रहा है ज्यादा, वो 1 मिनट से आपका कट के 40 सेकंड पे आ जाएगा, 30 सेकंड पे आ जाएगा, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे। न्यूमेरिक सीरीज वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो प्रैक्टिस से बनेंगे, क्योंकि 5 क्वेश्चन वही आते हैं, 50 में से 5 तो आप वही छोड़ देंगे, और अगर जो 45 आपने वो किए, मान लीजिए उसमें से भी 2-3 गलती हो गई, तो फिर 45 तो नहीं बन पाएगा, इसलिए न्यूमेरिक सीरीज की प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रीजनिंग पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है, ये आपका स्कोर एकदम से इंक्रीज कर देगा। वहीं पे अगर हम टेक की बात करते हैं, तो टेक का भी सिलेबस देखेंगे कि कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं। तो ये तो हमारा सीबीटी 1 की बात हो गई। सीबीटी 1 में आपको जीएस, रीजनिंग और टेक्निकल तीनों देखने को मिलेंगे, जिसमें जीएस के 50 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, टेक्निकल के 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और रीजनिंग के भी आपको 50 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। वहीं पर अगर हम बात करते हैं सीबीटी 2 की, अगर सीबीटी 2 की बात की जाए, सीबीटी 2 की बात की जाती है प्योर टेक। तो अगर आप सीबीटी 1 के लिए अपना टेक्निकल पढ़ रहे हैं, तो ये कोई वेस्टेज नहीं है, प्योर टेक आपको देखने को मिलता है, प्योर टेक्निकल होता है, चाहे आप किसी भी ब्रांच के हो, प्योर टेक्निकल देखने को मिलेगा, जिसमें से 100 क्वेश्चन आते हैं, 100 क्वेश्चन आते हैं। ये बताना भूल गई, तो पेपर 1, ये बताना भूल गई, तो पेपर 1 भी आपका 2 आवर्स के लिए होता है। पेपर 1 जो सीबीटी भी है आपका 2 आवर्स के लिए होता है, और अगर आपको यहाँ पे बात करें 2 आवर्स के लिए होता है, आपको 120 मिनट्स, मतलब वही 20 मिनट्स मिलेंगे। 200 क्वेश्चंस होते हैं, 200 मार्क्स का होता है। तो यहाँ पर अगर बात करते हैं सीबीटी 1 की, तो 200 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और 200 मार्क्स का होता है, 120 मिनट देखने को मिलते हैं, या फिर 2 आवर्स देखने को मिलते हैं। वहीं पे प्योर टेक की बात करते हैं, अगर प्योर टेक की बात करें तो 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 2 आवर्स का ये भी होता है, लेकिन यहाँ पर मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन अलग है। यहाँ पर क्या है कि ईच क्वेश्चन 3 मार्क्स का ईच क्वेश्चन है, और आपको 1/3 मार्किंग देखने को मिलेगी, -1 की नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलेगी। यहाँ पर आपको जो सीबीटी 1 है, यहाँ पर आपको 1/4 की माइनस नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलती है, 0.25 नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलेगी। अब अगर बात करते हैं, तो नेगेटिव मार्किंग है, इस वजह से एक्यूरेसी से भी ध्यान देना है, टाइम कम है, इसका मतलब स्पीड पे भी ध्यान देना है। तो बहुत सारी चीजों पे ध्यान रखते हुए, सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करके जो डाटा है याद करने से ही एग्जाम नहीं निकलेगा, बहुत सारी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। हर चीज को जो ऑल अराउंड पूरा हमारा जिस तरीके की रिक्वायरमेंट इस एग्जाम में है, उस तरीके को करके हमें बिल्कुल आगे बढ़ना पड़ेगा। वहीं पर अगर बात करते हैं यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो 18+ वाले जो बच्चे हैं वो इस एग्जाम को दे सकते हैं। डिप्लोमा और बीटेक डिग्री दोनों ही अलाउड होते हैं, तो डिप्लोमा वाले भी अलाउड होते हैं और बीटेक वाले भी अलाउड होते हैं। 18+ उनकी एज होनी चाहिए। वेल, वहीं पे अगर हम बात करते हैं, तो जो हमारे मैक्सिमम एज है वो डिफरेंट डिफरेंट क्राइटेरिया पे, जनरल के लिए अलग, और जो अलग कैटेगरीज है उनके लिए अलग अलग होता है। तो 18+ होना चाहिए, बीटेक और डिप्लोमा आपका कंप्लीट होना चाहिए। सिलेबस की बात करते हैं, तो ये तो हमारा कुछ नॉन टेक का सिलेबस हो गया। अभी टेक्निकल के सिलेबस को भी फटाफट से देख लेते हैं। वहीं पे अगर हम सारे टेक्निकल सब्जेक्ट को अगर देख लें, टेक्निकल सब्जेक्ट की अगर बात करें, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये सारे टेक्निकल सब्जेक्ट है। सबसे पहला बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन। तो अगर बात करें तो बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन में बिल्डिंग कंपोनेंट्स भी आते हैं, जिसमें हमारे स्टेयर्स हो गया, विंडोज, डोर्स, अब इनकी तरफ भी ध्यान रहता है, स्काफोल्डिंग हो गई। तो ये सब जो हमारे मटेरियल, जो कंपोनेंट्स यूज किए जाते हैं बिल्डिंग डिजाइनिंग में, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में, वो बिल्डिंग कंपोनेंट में आते हैं। वहीं पे बिल्डिंग मटेरियल की बात करें तो सीमेंट, ब्रिक, टिम्बर, ये सब हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट डाटा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर वहीं पे बात करते हैं, फिर एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग, एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग पूछा जाता है। एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग भी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, जिसमें एस्टिमेटिंग, कॉस्टिंग एंड वैल्यूएशन, तो बहुत ही छोटा है सब्जेक्ट है, लेकिन बहुत ही ज्यादा मार्क्स वेटेज रखता है ये अपने आप में। इससे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फिर सर्वेइंग, हमारा सर्वेइंग से भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे थियोडोलाइट, हमारा ट्रावर्सिंग, ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सर्वेइंग भी इंपॉर्टेंट है। सॉइल और फाउंडेशन की बात करते हैं, तो सॉइल फाउंडेशन भी हमारा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, क्योंकि इसमें अब हमारा जो सबसे बेसिक चीजें हैं, जो हमारी सॉइल है, जो कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग के लिए सबसे बेसिक चीजें वो है हमारी सॉइल। तो सॉइल के बारे में सब चीज पढ़ी जाती है। हाइड्रोलॉजी और हमारा इरिगेशन, इन दोनों को मिला के कंबाइंडली ज्यादा मार्क्स वेटेज आता है, जिसमें भी इरिगेशन का ज्यादा वेटेज देखने को मिलेगा, हाइड्रोलॉजी का उतना वेटेज नहीं देखने को मिलता, और ये सब्जेक्ट भी बहुत ज्यादा छोटा है। अगर वहीं पे बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन की, तो ट्रांसपोर्टेशन में भी हमारा 3 तरीके से पूछा जाता है। एक हमारा हाईवे में पूछा जाएगा, हाईवे से सबसे ज्यादा वेटेज देखने को मिलेगा, लेकिन अब धीरे धीरे रेलवे से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रेलवे से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एयरपोर्ट भी होता है, लेकिन वहां पे अभी इतने क्वेश्चन नहीं पूछे गए। तो धीरे धीरे अब रेलवे से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हाईवे से भी क्वेश्चन, हाईवे से तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, जैसे कि ज्योमेट्रिक डिजाइनिंग है वो हमारे हाईवे में
बहुत इंपॉर्टेंट है। पेवमेंट डिजाइन वाला टॉपिक है जिसमें बिटुमिन की सारे टेस्ट भी पूछे जाते हैं। हाईवे मटेरियल वाला जो टॉपिक है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो हाईवे भी हमारा इंपॉर्टेंट है और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। अगर बात करें यहाँ पर तो एनवायरमेंटल भी, एनवायरमेंटल से पहले इतने क्वेश्चन नहीं पूछे जाते थे, लेकिन अब जो है इसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट से, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें कि कैसे डंप करें, क्योंकि एनवायरमेंट रिलेटेड अब हमारी गवर्नमेंट काम कर रही है, तो सॉलिड एनवायरमेंट इसलिए इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हो गया। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सोम और स्ट्रक्चर में बात करते हैं, सोम का वेटेज ज्यादा है इन कंपेयर टू स्ट्रक्चर से। स्ट्रक्चर से 2-3 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि ये ज्यादा लॉन्ग क्वेश्चन इसके होते हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं, इसलिए सोम से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वहीं पे अगर बात करते हैं कंक्रीट टेक्नोलॉजी, जो है हमारा आरसीसी के अंदर ही आता है, तो आरसीसी डिजाइन हो गया, स्टील डिजाइन हो गया, स्टील से भी 2-3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो बेसिकली आईएएस कोड या उसके जो आईएएस 800 कोड है वहाँ के डाटा से पूछे जाते हैं। लेकिन आरसीसी और कंक्रीट टेक्नोलॉजी भी अपने आप में बहुत ज्यादा वेटेज इंक्लूड करता है। तो अगर आप प्रायोरिटी बना रहे हैं तो बीएमसी, एक्सटीवेटिंग, आरसीसी, कंक्रीट टेक्नोलॉजी, सॉइल, इन सब से स्टार्ट करिएगा। ये इनका वेटेज ज्यादा देखने को मिलेगा आपको जो एसएससी का एग्जाम होता है। लेकिन आप कुछ भी सिलेबस छोड़ नहीं सकते, क्योंकि आप देखने को मिलेगा अब धीरे धीरे पूरा पेपर जो है एक तरफ, कुछ सब्जेक्ट की तरफ वेटेज नहीं रखता। अब उन्होंने हर सब्जेक्ट को इक्वल वेटेज देने की कोशिश की गई है, तो सारा सिलेबस कंप्लीट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। वेल वहीं पे अगर हम बात करते हैं, तो अभी जब लास्ट में बताया था, शायद में भी कंफ्यूजन हो गया, तो सीबीटी 1 जो होता है हमारा, सीबीटी 1 होता है, उसमें आपको देखने को मिलेंगे 200 क्वेश्चन, 200 क्वेश्चन 2 आवर्स देखने को मिलेंगे, और यहाँ पर 1/4 की नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलती है। वहीं पर अगर हम सीबीटी 2 की बात करते हैं, सीबीटी 2 की अगर हम बात करते हैं, सीबीटी 2 जो हमारा प्योर टेक्निकल होता है, इसमें भी आपको 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 3 मार्क्स ईच देखने को मिलेगा, 3 मार्क्स ईच, और -1 की नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलेगी, -1 की नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलेगी। दोनों को ही 2 आवर्स देखने को मिलता है, 2 आवर्स का ये भी एग्जाम होता है, वो भी 2 आवर्स का एग्जाम होता है। तो टाइम मैनेजमेंट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब क्या क्या चीज रिक्वायरमेंट है हमारे एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए, उसको भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। अब अगर टेक्निकल सिलेबस की बात करें, तो आप सबसे पहले एसएससी की वेबसाइट पे जाइए, पूरा सिलेबस जो है उसे डाउनलोड करिए, उसका प्रिंट आउट अपनी डेस्क पे, जहां भी आप पढ़ते हैं, लाइब्रेरी में पढ़ते हैं, घर में पढ़ते हैं, जो भी आपकी स्टडी टेबल है वहां पर लगाइए, और जो जो कंप्लीट करते जाइए उसे हाईलाइट करते जाइए। तो उससे आपको मोटिवेशन मिलेगा कि इतना कोर्स मैंने कंप्लीट कर लिया है, इतना मुझे करना है, रिविजन के लिए पूरा बनाइए। तो इस तरीके से टाइम शेड्यूल बनाइए, अपना पूरा टाइम टेबल बनाइए। तो आप सबसे पहले तो सिलेबस को प्रिंट आउट कराइए। अब क्या है, इस एग्जाम की जो सक्सेस है उसके लिए क्या क्या चीजें रिक्वायरमेंट है। सबसे पहली बात, अगर हम बात करते हैं, तो बेसिक से एडवांस की तरफ ही पढ़ना है। सबसे एग्जाम जो होता है, कोई भी एग्जाम होता है, वो हर तरीके के क्वेश्चन को एक्वायर करता है। जो हमारा इजी क्वेश्चन है, जो हमारे मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन, जो हमारे एडवांस लेवल के क्वेश्चन है, तीनों तरीके के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। बच्चे सिर्फ टफ क्वेश्चन के लिए ही पढ़ाई करते हैं, उन्हें लगता है कि अगर हम टफ को पढ़ लेंगे तो इजी हमारे लिए आराम से सॉल्व हो जाएंगे। ऐसा नहीं है, इजी का अपना एक अलग चार्म है, वो अलग तरीके के डाटा या अलग तरीके के इन्फॉर्मेशन से पूछते हैं। तो हमें हर चीज को बेसिक से लेके एडवांस लेवल के तरीके से पढ़ाई करनी है। अगर बात करते हैं वहीं पे, तो बुक्स के लिए आप बुक्स से रिफर कर सकते हैं, आप नोट्स से रिफर कर सकते हैं। मार्केट में इतने सारे नोट्स हैं, आप किसी के भी नोट्स ले सकते हैं। सबसे अच्छी बात है, आप नोट्स से रिफर करिए, नोट्स लीजिए, और गाइडेंस के लिए आप हमें टेलीग्राम ग्रुप, जो है हमारा टेलीग्राम ग्रुप, वहां पर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो बियॉन्ड डिग्री सिविल के नाम से, बियॉन्ड डिग्री सिविल के नाम से हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, आप वहां पर हमसे ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर आप मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको 1-to-1 भी रिप्लाई कर दूंगी। तो गाइडेंस के लिए आप हमसे यहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हैं। बियॉन्ड डिग्री सिविल नाम से हमारा टेलीग्राम ग्रुप है। वेल नोट्स के लिए अगर बात की जाए, तो मार्केट पे बहुत सारे नोट्स अवेलेबल है। बुक से पहले आप नोट्स को रेफर करिए, उससे क्या होगा कि बुक्स में बहुत डीप डाउन डाटा है, हमें एग्जाम के थ्रू पढ़ना है, हमें एग्जाम के लिए पढ़ना है, पीएचडी करने के लिए नहीं पढ़ना है। वेल वहीं पर अगर हम बात करते हैं, प्रैक्टिस जो है आपको टॉपिक वाइज करनी है। सबसे पहले सपोज करते हैं कि आपने जो सीमेंट, आपने बीएमसी उठाई, बीएमसी में भी आपने उठाया सीमेंट, अगर आपने सीमेंट उठाया, उसके बाद आप जो है एमसीक्यू की बुक्स आती है बहुत सारे, हर एक पब्लिकेशन जिनका आप नाम ले सकते हैं, तो बहुत सारे पब्लिकेशन का टॉपिक वाइज क्वेश्चंस आती है, बुक आती है, बिल्कुल आप उसको खरीद लीजिए। और फिर आप सीमेंट जैसे पढ़ा, तो सीमेंट के जितने भी पीवाईक्यू हैं आप उनको लगाइए। पीवाईक्यू से बेस्ट किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करना नहीं होता है, तो सबसे पहले आप पीवाईक्यू लगाइए, और जो क्वेश्चन आपके नहीं बनते या जो इन्फॉर्मेशन आपके पास नहीं थी, उसके नोट्स, जो आपके पास नोट्स है, हमेशा नोट्स इस तरीके से बनाइए कि यहाँ तक आपने नोट्स लेगा, नीचे का स्पेस खाली रखिएगा,
कि जो आपके उस सीमेंट टॉपिक से आपका जो डाटा नहीं था वो आप यहाँ पर फिल कर सकें। तो ये आप देख लीजिए कि आपने जो सीमेंट टॉपिक पढ़ा फिर उसके पीवाईक्यू जरूर लगाइएगा, फिर नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़िएगा, उसको बीच में स्किप नहीं करना है। ये सब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो रिवर्स इंजीनियरिंग करनी पड़ेगी। रिवर्स इंजीनियरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है कि जेई बनने के लिए सिलेबस कंप्लीट करना है, सिलेबस कंप्लीट करने के लिए इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट पढ़ना है, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट में भी इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने हैं और उन इंपॉर्टेंट टॉपिक के हमें पीवाईक्यू लगाने हैं। इस तरीके से चलता है और ये जब सारे स्टेप आप एक दिन कर लेंगे तो आप उस पोजीशन पे जरूर पहुंच जाएंगे। तो वहीं पे बात करते हैं। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको सारे टॉपिक कंप्लीट करने हैं, उसके बाद सारे टॉपिक की प्रैक्टिस करनी है, एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी है, एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी है क्योंकि हमारा एग्जाम एमसीक्यू ओरिएंटेड है तो हमें एमसीक्यू की प्रैक्टिस करनी है। जब आप टॉपिक्स लगा लेंगे, सपोज आपने बीएमसी चैप्टर बीएमसी पूरी कंप्लीट कर ली, जब आपने सब्जेक्ट कर लिया, वैसे तो जो टेस्ट है हमारे टॉपिक वाइज टेस्ट भी होते हैं, तो सीमेंट कंप्लीट कर लिया तो सीमेंट का टेस्ट लगा लिया, आपको सब्जेक्ट वाइज भी टेस्ट मिलते हैं तो आप सब्जेक्ट वाइज भी टेस्ट कर सकते हैं। आपने सब्जेक्ट कंप्लीट कर लिया और सब्जेक्ट का टेस्ट लगा लिया। तो ये बेसिकली इस तरीके से आपको प्रिपेयर करना है क्योंकि क्वेश्चन की प्रैक्टिस करती रहनी है, इसको बिल्कुल मिस नहीं करना है। सिर्फ टॉपिक पढ़ के आगे बढ़ना ये कोई भी समझदारी नहीं है कि फिर रिवाइज करेंगे तब टॉपिक लगेंगे, बिल्कुल नहीं। पहले एक बार टॉपिक पढ़ लीजिए, उसके क्वेश्चन लगाइए, फिर कुछ दिन बाद जब आप रिवाइज करेंगे, जब आपने संडे को सपोज सब्जेक्ट कंप्लीट हो गया, 15 डेज में कंप्लीट हो गया, फिर अगले संडे को जब आपने इसे रिवाइज किया, फिर आप एक बार पीवाईक्यू लगाइए। आपकी नजर से 3 से 4 बार आपके पीवाईक्यू आपके सामने से चले जाने चाहिए, आपने उन्हें सॉल्व कर लेना चाहिए। अब हम बात करते हैं कंसंट्रेशन की। तो कंसंट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। कंसंट्रेशन होगा तो हम क्वेश्चन अच्छे से रीड करेंगे, क्वेश्चन अच्छे से रीड करेंगे तो ऑप्शन अच्छे से एलिमिनेट कर सकेंगे और हमें मार्क्स लाने हैं एग्जाम में, और कुछ चाहिए नहीं तो मार्क्स आराम से आ जाएंगे। कंसंट्रेशन एक दिन में नहीं आता, उसकी हमें प्रैक्टिस करनी पड़ती है। जिस तरीके से एग्जाम की 2 आवर्स की सिटिंग की मतलब रिक्वायरमेंट है, तो आप पढ़ाई भी सिटिंग जो हैबिट है वो 2 आवर्स के, जैसे नोट आपने जब सब्जेक्ट शुरू किया तो आप जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हो वो आप 2 आवर्स के अंतराल में पढ़ें, फिर आपने टेस्ट लगाया तो टेस्ट के एनालिसिस किया, क्योंकि टेस्ट हो सकता है मे बी जब आप टॉपिक वाइज दे रहे हो तो 10 मिनट्स का टेस्ट है, लेकिन उसके बाद आपने एनालिसिस किया, फिर आपने और जो भी चीजें हैं तो आप 2 आवर्स की सिटिंग के हिसाब से पढ़ें, वो ज्यादा आपके लिए अच्छा है। उससे कंसंट्रेशन भी आपका इंक्रीज होगा, क्योंकि अगर कंसंट्रेशन गड़बड़ हो गया, एग्जाम में कंसंट्रेशन हिला तो इजी क्वेश्चन भी आपसे नहीं बन पाएंगे, डिफिकल्ट भी गड़बड़ हो गया और इजी भी गड़बड़ हो गया तो बहुत ज्यादा दुख होता है। तो कंसंट्रेशन की प्रैक्टिस भी आपको ये आज से ही करनी। वेल वहीं पे अगर बात की जाए तो अब 2 तरीके के स्टूडेंट आपके प्रिपेयर कर रहे होंगे। एक तो वो कर रहे होंगे जिन्होंने पिछले साल दिया, जैसे इस बार दिया, जिनका नहीं हुआ तो उनका मोस्टली प्रिपेयर है, एक तो उनके संग आपका कंपटीशन होगा। एक होंगे जो बिगनर्स हैं, एक होते हैं जो बिगनर्स हैं, एक होते हैं हमारे बिगनर जो अब स्टार्ट कर रहे हैं प्रिपेयर। तो आपके लिए भी एक साल बहुत है। आप अगर अच्छे से टाइम शेड्यूल बनाकर ज्यादा घंटे के लिए पढ़ाई करेंगे तो सिलेबस कंप्लीट करेंगे, टेस्ट लगाएंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे तो बिल्कुल आप आराम से एग्जाम को कर सकते हैं। एक तो बिगनर और एक जो मतलब हमारे आप कह सकते हो जो सीनियर हो गए, जो आपके सीनियर हो गए जो एक बार दे चुके हैं और वो इस बार देंगे, जिन्होंने 2024 में मान लो कि थोड़े मार्क्स से रह गए और वो फिर से देंगे, तो ये हो गया आपका सीनियर लेवल। तो बिगनर भी देंगे और जो इस बार दे चुके हैं वो भी देंगे। तो इन लोगों से कंपटीशन है। देखो फॉर्म तो बहुत सारे लोग भरते हैं, फॉर्म भरते हैं बहुत सारे, जिसमें से आपके ज्यादातर आपके जो लोग हैं वो ऐसे ही भर देते हैं कि यार सबने भरा है तो हमने भर दिया है, या फिर इस साल इतनी प्रिपेयर नहीं हुई। क्योंकि आधे टाइम तो वो लोग क्या होता है, मोमेंटम बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम से 2 महीने पहले मोमेंटम बन जाता है, क्योंकि हमें डेट पता है कि अब इस डेट को एग्जाम होने वाला है तो हमें बिल्कुल बन जाता है। लेकिन पूरा साल मोमेंटम बनाना इजी नहीं है, जो बनाता है वही आगे क्रॉस कर पाता है। तो अगर बात करते हैं तो फॉर्म तो बहुत सारे भरते हैं। 6 मंथ्स अगर उनकी प्रिपरेशन ओके चलती है, मतलब इतनी खास नहीं चलती, तो वो सोचते हैं कि इस बार का तो हम छोड़ते हैं और अगली बार देंगे। अब फॉर्म भर दिया तो हम बस एग्जाम दे देते हैं। तो नंबर ऑफ कैंडिडेट ज्यादा है लेकिन सीरियस कैंडिडेट बहुत कम होते हैं। तो बस आपको इन लोगों से कंपटीशन है, जो बिगनर जो भी बहुत अच्छे से जो प्रिपेयर कर रहे हैं और जिन्होंने पिछली बार कम मार्क्स से उनका रह गया, वो भी जो है उनके बीच में आपका कंपटीशन है। तो जो भी एसएससी जेईई 2025 के लिए प्रिपेयर कर रहा है, जो एक बेसिक इन्फॉर्मेशन एग्जाम के लिए चाहिए होती है, मैंने सब प्रोवाइड कर दिया। आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत हेल्पफुल लगी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।